हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास, ये हम पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी हमारा अप्लाइंसेस है उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट कितना आ रहा है या वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, अभी मैं बात करूँ जो हमारी हीटिंग है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो हम आज के जो हमारा मेन टॉपिक है उसी में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी हीटिंग है वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक करंट, एक रेजिस्टेंस और दूसरा हमारे पास टाइम। अब जैसे जैसे हमारे पास किसी भी अप्लाइंसेस का करंट बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। हमने ये चीज़ पढ़ी है। फिर जब हमारे पास किसी का करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका यही मतलब है। अब मैं बात करती हूँ कि जब हमारे पास रेजिस्टेंस कम होता है तो हमारे पास हीट भी कम होती है उसके अंदर। ठीक है, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी क्या होगी, कम होगी। और जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। तो हीट भी कितनी होगी, ज़्यादा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी यहाँ तक समझ आया होगा कि जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस डाउन पर जाता है वैसे वैसे हमारी हीट भी कम होती है उस अप्लाइंसेस की। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट होगी उसके अंदर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को हमें जब जनरेट करना होता है किसी भी सर्किट के अंदर, करंट पास आउट कराना है किसी भी सर्किट के अंदर, मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि हमारे पास वहाँ पर क्या होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। हमारे पास वहाँ पर V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। बैटरी होगी तभी हम उसमें करंट को जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि बैटरी एक ऐसा सोर्स है जो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वी नो दैट द बैटरी और अ सेल इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो बैटरी है या फिर सेल है, कोई भी एक सेल है, सेल इज़ अ वन, हेयर वी कैन talk about only of the one cell. If we combine the more than one cell then we can say that is known as a battery. जब हम काफ़ी सारे सेल्स को मिला देंगे तो वो हमारे पास बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी इज़ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी है वो हमारी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाली है। अभी हम बात करते हैं कि जो हमें पता है जो हमारे पास ये करंट है, जो भी हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, बैटरी से आ रही है। तो यहाँ पर मैं सीधा आती हूँ, द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। तो जो सोर्स है अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा है। कौन सा सोर्स, बैटरी। तो वेयर डज दिस एनर्जी गो, तो वो एनर्जी जा कहाँ पर रही है। ठीक है, कि वो जो हमारी एनर्जी है, जो इसने ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करी है, वो एनर्जी हमारी जा कहाँ पर रही है, उसी के बारे में हम पढ़ने वाले कि वो एनर्जी, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, सबसे पहले तो वो यूज़फुल वर्क करती है। क्या करती है, यूज़फुल वर्क करती है। और दूसरे नंबर पर ये रहा इसका यूज़फुल वर्क वाला, ये रहा। ठीक है, यूज़फुल वर्क करती है हमारे लिए। अब यूज़फुल वर्क में क्या हो जाएगा, वो लाइट को अगर हमने बल्ब उसके साथ कनेक्ट करा है तो वो बल्ब को ग्लो कर देगी। अगर वो हमने उसके साथ फ़ैन कनेक्ट किए तो वो फ़ैन को ऑन कर देगी। तो वो अपनी एनर्जी को जो है यूज़फुल बना रही है ताकि वो वर्क को कंप्लीट कर सके। दूसरा हमारे पास वो क्या करती है, एक्सपेंड इन हीट। उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी आप कोई भी अप्लाइंस चलाओगे इलेक्ट्रिकल, वो हीट हमेशा प्रोड्यूस करेगा। तो हीट डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है उतनी ज़्यादा हीट, जितना कम रेजिस्टेंस है उतनी कम हीट होगी आपके पास। ठीक है, दिस इज़ नोन एज, ये सारा जो कुछ भी मैंने बताया ये वाला जो है, दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं। मैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग बताऊँगी आपको। हमने ना जब फर्स्ट वीडियो लेक्चर किया था ना अपना, तो मैंने उसमें आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा करंट है आई है वो Q/T होता है। ठीक है, कि जो हमारा चार्ज है वो इतने टाइम में, इतने मिनट में या इतने टाइम में कितना फ़्लो कर रहा है, कहाँ तक फ़्लो कर रहा है, वो हमारा करंट कहलाएगा। तो I = Q/T होता है।
ये हम ऑलरेडी इस चीज़ से फेमिलियर हैं, ठीक है, इस चीज़ से हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। अभी नेक्स्ट हमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी, कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लो अक्रॉस। तो हमारे पास यहाँ पर टी एक ऐसा टाइम है जहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो क्यू फ्लो कर रहा है। टी एक ऐसा टाइम है जिसमें जो है हमारा चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो वो हमारा आई कहलाएगा। द वर्क डन इज़ मूविंग, तो इसमें काम क्या होगा, द वर्क डन इज इन मूविंग द चार्ज क्यू थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू वी क्यू। तो जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन हम इसके अंदर डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। आपके पास ना तीन चीज़ें आएंगी, एक आएगा वर्क डन, एक आएगा हीट, तीसरी आएगी एनर्जी। जब ये तीनों चीज़ें लिखी होंगी ना, वर्क डन, हीट और एनर्जी, तो उसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पर वर्क डन यानी कि डब्ल्यू की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डब्ल्यू की बात कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो है इसने क्या बोला है कि जो हमारा वर्क डन है इज इन मूविंग द चार्ज क्यू, जो चार्ज क्यू में मूव कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी में, तो वो हमारा जो डब्ल्यू है इज़ वी क्यू। तो जो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा W इज़ इक्वल टू वी क्यू, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी आगे चलते हैं। हमारे पास क्या आया कि W इज़ इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। या फिर मैं इसकी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, V इज़ इक्वल टू आई आर। अब मेरे पास एक रिज़ल्ट ये हो गया, एक रिज़ल्ट ये हो गया और तीसरा रिज़ल्ट ये हो गया। अभी ना हम जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास ना इसके बहुत सारे फॉर्मूले हमारे पास निकल कर आएंगे, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो वहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं अब ये वाला पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो ईजिली सॉल्व हो पाएँ। तो ये सारी डेरिवेशंस आई कहाँ से, वो डेरिवेशंस मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरे को वर्क डन निकालना है, डब्ल्यू निकालना है और मेरे पास आई दिया हुआ है या फिर आर दिया हुआ है, वी क्यू नहीं गिवन है, तो मैं उसको कैसे फाइंड आउट करूँगी, वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर है क्या कि W इज़ इक्वल टू वी क्यू है। मैंने अभी देखा कि I इज़ इक्वल टू क्यू टी होता है, क्यू बाई टी होता है। तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूले से ये वाली चीज़ डेराइव नहीं कर सकती क्या, क्यू यहीं पर रह गया, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो I इंटू टी नहीं बन सकता क्या हमारे पास ये चीज़, क्यू यहीं पर आ गया, ये डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का, तो आई इंटू टी, तो क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा ना। तो हमने यहाँ पर क्यू की जगह पर क्या डाल देना, आई इंटू टी। तो ये वाला जो हमारा क्यू है, तो मैं इसकी जगह क्या डाल दूँगी, वी आई टी, ये आ जाएगा। इतना समझ आया। अभी हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास वी क्या होता है, आई आर होता है। तो मैं यहाँ पर वी की जगह पर क्या डाल दूँगी, आई आर। यहाँ पर मेरे पास आई है ऑलरेडी और यहाँ पर टी है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो कितने हो जाएंगे, आई का स्क्वायर हो जाएगा, आर यहीं पर रहेगा और ये टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि वर्क डन का एक और ये वाला फॉर्मूला डेराइव हो गया, सारे सिमिलर चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो अभी एक और चीज़ यहाँ पर इससे एक और फॉर्मूला डेराइव होगा। क्या फॉर्मूला, कि अगर मेरे पास यहाँ पर आई है और मेरे पास ये मल्टीप्लाई में आर पड़ा है, तो ये आर अगर मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आने वाली है, वी बाय आर आने वाली है ना। तो मैं इस आई की जगह पर वी बाय आर डाल सकती हूँ। तो यहाँ से फिर से एक फॉर्मूला डेराइव होगा, तो वी बाय आर का होल स्क्वायर आर इंटू टी। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगी तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आर टी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ये मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो अभी आपके पास क्वेश्चन में वर्क डन या हीट या एनर्जी, कई बार हम इसको ना एच से भी डिनोट कर देते हैं डब्ल्यू को। ठीक है, डब्ल्यू को हम एच से डिनोट कर देते हैं, वो हीट को इंडिकेट करता है, और डब्ल्यू वर्क डन डब्ल्यू हो गया। ठीक है, एनर्जी को एच से डिनोट कर लो, डब्ल्यू से, दोनों ही सेम है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि आपको वर्क डन निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया हुआ है, तो आप ये वाला यूज़ कर लेना। पोटेंशियल डिफरेंस करंट और टाइम दिया हुआ है, तो आपको डब्ल्यू निकालना है, तो आप ये यूज़ कर लेना। अगर आपके पास आई आर और टी दिया हुआ है, फिर आपको वर्क डन करने के लिए कहते हैं, तो आप ये यूज़ कर लेना। अगर आपके पास वी टी और आर दिया हुआ है और फिर कहते हैं कि वर्क डन निकालो, फिर आप ये यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इससे हमने ये डेरिवेशन कर ली। अभी सेम एक ऐसा ही
एक और डेरिवेशन, तो ये हमारे पास हीट के फॉर्मूले हैं सारे। अभी हम आगे चलते हैं। ये वाला जो दिख रहा है ना तुम्हें किताब में, ये वाला जो किताब में लिखा हुआ ना, मैं इसी के ऊपर बेस बताने वाली हूँ। ये दिया हुआ है ना हमारे पास, ये चीज़ दी हुई है। अभी अभी हमने, ये हमारे पास है पी होती है पावर। पी क्या होती है हमारी? पावर। अब जो हमारे पास पी पावर है, यहाँ पर जो पी पावर है वो वी क्यू बाई टी है और इक्वल टू वी आई है, ठीक है। अभी मेरे को करना क्या है, यहाँ पर वी क्यू ऊपर वाली डेरिवेशन के अकॉर्डिंग वी क्यू किसके इक्वल है? डब्ल्यू के इक्वल है। तो मैं इस वी क्यू की जगह पर क्या डाल दूँगी? डब्ल्यू डाल दूँगी। क्या डाल दूँगी इस वी क्यू की जगह? डब्ल्यू। तो मैं जैसे ही यहाँ पर डब्ल्यू डालूंगी तो ये क्या हो जाएगा? बाय टी हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी फॉर्मूला भी होता है हमारे पास। जब मैं इसको क्या करने वाली हूँ कि अगर मैं ये वाली डेरिवेशन की बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास ये W है, मैं इस W को अगर T से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास W बाई टी करूँगी, तो मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो ये वाला W बाई टी हो जाएगा। सेम मैं इसको T से अगर डिवाइड करूँगी तो T से T कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा? वी आई। ये वही वी आई है, ठीक है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को मैं अगर T से डिवाइड करूँगी तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई स्क्वेयर आर आ जाएगा। सेम मैं अगर इसको टी से डिवाइड करूँगी कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वेयर बाय आर आ जाएगा। तो मेरे पास जो पी की वैल्यू बनी वो ये बनी। यानी कि जो हमारे पास पावर अगर हमें देखनी है किसी भी अप्लाइंसेस में, अगर मेरे को पावर देखनी है तो वो मैं पावर कुछ इस तरह से निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो वो पावर ऐसे ही निकली कि हमारे पास जो वर्क डन था उसको हमने टी से डिवाइड कर दिया। अभी समझ आया होगा। अभी हम आगे चलते हैं। यहाँ तक का मैंने सारा क्लियर आउट कर दिया आपको, ठीक है। तो अभी आपके सवाल यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग कि P इज़ इक्वल टू वी आई होता है और हमने सारा पुट ऑन कर दिया है इसके अंदर। और द एनर्जी सप्लाई टू सर्किट बाय द सोर्स इन द टाइम T इज़ अ P इंटू टी, दैट इज़ द वी आई टी। ये सारा जो मैंने अभी समझाया ना, ये वही चीज़ है, ठीक है, ये वही चीज़ है। अब इसने देखो क्या लिखा हुआ है, जो हमारे पास हीट है ना, हीट क्या लिखी हुई है? वी आई टी लिखी हुई है। हीट अगर वी आई टी लिखी हुई है तो वो कैसे लिखी हुई है? वो यही वाला तो है कि जो एच है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? वी आई डी टी के। ये तो मैंने टी इसके लिए डिवाइड कराने के लिए लिया था तो लिखा था। तो यहाँ पर जो हमारा हीट है वो किसके इक्वल है? वी आई टी के इक्वल है। तो हीट किसके इक्वल हुआ? वी आई टी के। वो अकॉर्डिंग टू दिस आया, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो चार्ज है क्यू है वो इज इक्वल टू आई टी होता है। मैं उसकी वैल्यू डालूंगी तो नॉर्मल सी बात है कि वो हमारे पास आएगा ही आएगा, है ना। अभी इसका मोस्ट जो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो हमारे पास क्या रहने वाला है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो एच इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी है। हमारे पास एच इज़ इक्वल टू क्या है? आई स्क्वेयर आर टी। ये जो जिसकी मैं बात कर रही थी कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो ये आई स्क्वेयर आर टी ये है कि वो एच जो है हमारे पास यहाँ, ये एच जो है मेरे पास आई स्क्वेयर आर टी के इक्वल है। समझ आया? तो इससे हमें ये पता चलता है कि H इज़ इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी है। ये सारी डेरिवेशन मैंने आपको समझा दी है। अगर फिर भी कोई डाउट आते तो एक बार रिकैप कर लें, एक बार दोबारा समझ लें तो आपको क्लियर आउट अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो आई स्क्वेयर आर टी हमारे पास दिया हुआ है। अब इस वाले फॉर्मूले को, जो मेरे पास ये वाली डेरिवेशन निकल कर आई आई स्क्वेयर आर टी, ये वाली डेरिवेशन जो मेरे पास निकल कर आई, दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो है वो तीन चीज़ों के, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या कहता है कि जो हमारी किसी भी कोई भी हमारी क्या है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है, अगर उस पर हीटिंग इफेक्ट पड़ रहा है तो वो जो हीटिंग इफेक्ट है हमारे पास वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। और वो तीन चीज़ें कौन कौन सी है? सबसे पहले करंट, फिर रेजिस्टेंस और फिर टाइम। ये हमें जूल्स लॉ कहता है, ठीक है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है क्या कि डायरेक्टली दिस इज़ नॉन एज अ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance। कि जो हमारे पास जो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी हीट आने वाली है वो कैसे निकलेगी कि जो हमारा करंट है उसका हमने क्या कर देना? स्क्वायर।
आई का स्क्वायर यानी कि करंट का स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास आर आ गया। और फिर हमें क्या कहता है यहाँ पर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, और ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। अभी क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आया होगा। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड टू a non-voltage source, it is used after the calculating the current through it using the relation I is equal to VR। तो ये कहते हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल सिचुएशन कोई भी आप लेते हो और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो किसके साथ, वोल्टेज सोर्स V के साथ, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपको ये वाला सर्किट डायग्राम दे रखा है, तो आप लोग क्या कहोगे वहाँ पर कि जो हमारे पास करंट निकल कर आने वाला है वो क्या है, यूजिंग द रिलेशन I इज इक्वल टू वी आर। आई इज इक्वल टू वी आर कैसे निकलता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर बाय है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो मेरे को अगर करंट निकालना है तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास इसका आंसर मिल जाएगा। अभी आप यहाँ तक की डेरिवेशंस को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो डेरिवेशंस जो हैं मैं इन वाले न्यूमेरिकल्स में या फिर जो हमारे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अभी आप पिछले वाली डेरिवेशन और यहाँ तक की थ्योरी को कवर अप करें, और फिर भी उसमें कोई डाउट आता है, कोई कुछ भी क्लियर आउट नहीं होता, तो एक बार रिकैप कर ले फिर से, और फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन रीच आउट टू मी। और बाकी आप लोग ये वाला सारा अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आपको ये आने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपको क्लियर आउट हो सके। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।